दीदी जी, आपका इस विशेष प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दीदी जी, मैं और मेरे दर्शक लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ये पंच महापुरुष योग क्या होता है और साथ ही साथ ये रुचक योग क्या होता है। प्लीज़ इसका मार्गदर्शन कीजिए। आरती जी, आपने पूछा है कि पंच महापुरुष योग क्या होता है और रुचक योग भी जानना चाहा है। पंच महापुरुष जैसे कि नाम से व्यक्त है कि कोई ऐसा योग होता होगा जो बहुत कम लोगों में पाया जाता होगा और 5 प्रकार के ग्रहों से बनने वाले योगों को पंच महापुरुष योग कहते हैं। 5 ग्रह ऐसे होते हैं जो महायोग बनाते हैं और विशिष्ट लोगों में ये योग पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पंच महापुरुष योग है। ये 5 ग्रह जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं वो है, पहला मंगल ग्रह जो योग बनाता है, दूसरा बुध ग्रह जो पंच महापुरुष योग बनाता है, तीसरा गुरु ग्रह जो पंच महापुरुष योग बनाता है, चौथा शुक्र ग्रह से भी पंच महापुरुष योग बनता है और शनि से भी पंच महापुरुष योग बनता है। तो ये जो पंच महापुरुष योग हैं, इन पंच महापुरुष योग में मंगल से बनने वाला जो योग है वो रुचक योग कहलाता है। जैसा कि आपने जानना चाहा है कि रुचक योग क्या होता है, रुचक योग कैसे बनता है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। ज्योतिष के महायोगों में ये जो पंच महापुरुष योग होते हैं उसमें रुचक योग मंगल से इस तरह बनता है कि किसी की भी यदि जन्म पत्रिका है और उसकी जन्म पत्रिका में जो केंद्र दिया है, केंद्र का मतलब ये होता है कि जन्म पत्रिका के 12 घरों में जो पहला घर है प्रथम भाव, जो चौथा घर है चतुर्थ स्थान, जो 7वां घर है सप्तम स्थान और जो 10वां घर है यानी कर्म का, तो ये जो 10वां भाव सब मिला के ये 4 स्थान ऐसे हो गए जिन्हें हम केंद्र कहते हैं। तो यदि पहले स्थान पर मंगल देवता अपनी राशि के साथ विराजमान हो, मंगल की कौन सी राशियां? 2 राशियां, एक मेष राशि होती है और एक वृश्चिक राशि होती है। मंगल यदि मेष राशि पर या वृश्चिक राशि पर यदि केंद्र में विराजमान है, केंद्र मतलब प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में, इन चारों घरों में यदि मंगल अपनी मेष राशि पर या मंगल अपने वृश्चिक राशि पर विराजमान है तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये रुचक योग बनाने की प्रारंभिक स्थिति होती है। अब यदि मंगल देवता जहाँ विराजमान है, चाहे वो पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर कहीं भी हो और अपनी मेष या वृश्चिक राशि पर ही हो, पर यदि उनके साथ में कोई दूसरा ग्रह है तो ये रुचक योग नहीं बनाएगा। कोई ग्रह उनको देखेगा तो भी रुचक योग नहीं बनाएगा। यदि राहु या केतु की दृष्टि आ जाएगी तो भी रुचक योग भंग हो जाएगा। यदि वहां पर कोई दूसरे ग्रह की दृष्टि और दूसरे ग्रह का बैठना किसी भी स्थिति में प्रमाणित होता है तो यह रुचक योग को भंग कर देता है। तो रुचक योग के लिए यह शर्त होती है कि मंगल जो अपनी राशि पर विराजमान हो वो बिल्कुल अकेले ही हो, उनके पास में कोई ग्रह ना हो, उनको देखने वाले राहु या केतु तक ना हो। इसके अलावा यदि वो मेष राशि पर नहीं विराजमान है, यदि वो वृश्चिक पर भी नहीं विराजमान है, पर जिस राशि पर वो मंगल उच्च के होते हैं, जैसे कि शनि की मकर राशि पर मंगल उच्च के होते हैं, यदि मकर राशि पर इन चारों स्थानों में कहीं भी मंगल यदि उच्च के होकर बैठते हैं तो वहां पर भी ये रुचक योग ही बनेगा। तो मकर राशि पर विराजमान मंगल भी अच्छा फल देंगे और उच्च का फल देंगे। तो इस तरीके से जो ये रुचक योग बनता है इसका संबंध मंगल की शक्तियों से होता है। जिस किसी व्यक्ति को भी ये रुचक योग बनेगा वह व्यक्ति अधिक डेयरिंग वाला होगा, कुछ लीग से अलग हटके उसका व्यक्तित्व होगा। जैसे कि हम मंगल को प्रॉपर्टी का संबंध बनाते हुए देखते हैं, भूमि, जमीन, जायदाद, भवन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम मंगल से देखा करते हैं। यहाँ तक कि मंगल का संबंध सेनापति से, पुलिस डिपार्टमेंट से, डेयरिंग से, खेलकूद से और कुछ ऐसे काम करने से जो भीड़ से अलग हटकर होते हैं। जैसे जितने भी लोग परमवीर चक्र का अवार्ड पाते हैं, सेना में जाके पुरस्कार जीतते हैं, जो विशाल डेयरिंग का नेतृत्व करते हैं, चाहे वो राजनीति में रहे हो और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र को संभाल रहे हो, वे
अक्सर मंगल से जुड़े हुए कार्य करते हैं, वे सब रोचक योग वाले हो सकते हैं। यह मैं यूं कहूं कि जो रोचक योग वाले थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ऐसे काम संभाले जो किसी भीड़ ने नहीं संभाले और भीड़ का नेतृत्व नहीं किया, तो ये रोचक योग कहलाता है। ओके दीदी जी, अब ये हो गया रुचक योग। मैं अगला प्रकार जानना चाहती हूँ कि ये भद्र योग क्या होता है। बहुत सुंदर, आपने पूछा है कि भद्र योग क्या होता है। भद्र योग का संबंध होता है बुध ग्रह से। बुध से संबंधित इस भद्र योग को हम ऐसा समझ सकते हैं, बुध की दो राशियां होती हैं, एक राशि होती है मिथुन और एक राशि होती है कन्या। बुध यदि मिथुन राशि पर या बुध यदि कन्या राशि पर केंद्र में विराजमान हो, केंद्र जैसा कि अभी आपने समझा, प्रथम भाव को हम केंद्र का घर कहते हैं, चतुर्थ स्थान को भी हम केंद्र का घर कहते हैं, और सातवें स्थान को भी हम केंद्र का घर कहते हैं, और 10वें स्थान को भी केंद्र का घर कहते हैं। इन चारों स्थानों पर यदि बुध देवता अपनी मिथुन राशि पर या बुध देवता अपनी कन्या राशि पर विराजमान हो तो यह भद्र योग कहलाता है। यदि बुध देवता मिथुन पर ना है, बुध देवता मिथुन की अपेक्षा कन्या पर भी नहीं है, पर वो उच्च के होकर बैठे हैं, जैसे कि कन्या राशि पर बुध उच्च के होते हैं, और कन्या राशि पर यदि इन चारों भावों में कहीं भी बुध देवता विराजमान है तो भी भद्र योग बहुत अच्छा बनेगा। अब बुध देवता अपनी राशि पर उच्च के होते हैं वो एक अलग विषय है, पर कुल मिलाकर यह है कि बुध देवता जहाँ बैठे हैं वह कोई ग्रह इनके साथ नहीं होना चाहिए। ये राहु केतु भी इनके साथ नहीं होना चाहिए, राहु केतु की दृष्टि भी नहीं होना चाहिए, और कोई ग्रह इनको देखे भी ना, यहाँ तक कि सूर्य के साथ में भी बुध नहीं होना चाहिए। बुध यदि अकेले हैं और उच्च के हैं या अपनी स्वग्रही राशि पर हैं और केंद्र में हैं और किसी भी प्रकार से किसी ग्रह से ये देखे नहीं जाते हैं, तो यह पूरा भद्र योग बन जाता है। ये भद्र योग अथाह संपत्ति देता है, ये भद्र योग बहुत पैसे और धन दौलत वाले लोगों को मिलता है। ये भद्र योग व्यक्ति को आर्थिक रूप से बहुत संपन्न बनाता है, बस शर्त यह है कि भद्र योग सही हो, और भद्र योग को सही तरीके से प्रमाणित करने के लिए आप पूरी एनर्जी से अपना कर्म योग प्रारंभ करें, चाहे रुचक हो या अभद्र योग हो। जब तक हम रुचक योग का फल पाने के लिए या भद्र योग का पूरा रिजल्ट पाने के लिए हम वैसा कर्म नहीं करेंगे, तब तक हमें भद्र योग का या रुचक योग का पूरी तरह से पंच महापुरुष योग बनने का सौभाग्य नहीं होगा। तो दीदी जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी भद्र योग के बारे में और रुचक योग के बारे में। दीदी जी मैं तीसरा प्रकार जानना चाहती हूँ कि ये हंस योग क्या होता है, प्लीज़ इसका मार्गदर्शन कीजिए। आपने हंस योग के बारे में जानना चाहा है। हंस योग बनता है गुरु बृहस्पति से। गुरु बृहस्पति देवता जब कभी भी अपनी खुद की राशि पर केंद्र में बैठते हैं या उच्च होकर केंद्र में विराजमान रहते हैं तो ये हंस योग का निर्माण करते हैं। जैसे कि अभी आपने जाना कि केंद्र के घर 4 होते हैं, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर या 10वां स्थान। तो ये चारों स्थान जो होते हैं ये केंद्र कहलाते हैं। इन चारों स्थानों में यदि गुरु बृहस्पति देवता अपनी खुद की धनु राशि पर बैठे, उनकी मीन राशि भी है, वे अपनी खुद की मीन राशि पर बैठे तो ये भद्र योग बनाएंगे। इसके अलावा यदि गुरु बृहस्पति देवता फिर खुद की राशि पर ना भी विराजमान हो, यदि उच्च के होकर बैठ जाएं, कर्क राशि पर गुरु हमेशा उच्च के होते हैं, 4 नंबर की कर्क राशि पर यदि वो केंद्र में बैठे हैं, चतुर्थ, सप्तम या 10वें स्थान पर बैठे हैं, तो भी ये गुरु अपने आप में पूरा हंस योग बनाएंगे। पर शर्त यह है कि गुरु के साथ में राहु या केतु होकर उसे गुरु चांडाल दोष ना बनाए। गुरु के साथ में कोई दूसरा ग्रह नहीं होना चाहिए, गुरु के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से ये हंस योग होना चाहिए। अभी हंस योग के बारे में मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा योग बनता है जिसे हम केंद्राधिपति योग कहते हैं, कि केंद्र में गुरु अपनी दोनों राशियों के साथ विराजमान है। फिर लोग कहते हैं ये हंस योग है। नहीं, हंस योग जब तक नहीं बनेगा जब तक कि गुरु पूरी तरह से स्वतंत्र होके अपना फल नहीं देंगे। यदि आसपास किसी ग्रह के द्वारा आमने सामने किसी ग्रह की दृष्टि में वो आते हैं तो ये पूरी तरह से फल नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे ग्रंथों में और बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने ये प्रमाणित करने की और लिखने की कोशिश की है
कि ऐसे नहीं तो ऐसे योग बनता है, पर मैं ये सच कहती हूँ कि इसके सिर्फ रूल पक्के हैं और ये रूल सबके लिए एक जैसे हैं। पंच महापुरुष के पांचों महापुरुष योग में रूल एकदम एक जैसे ही हैं। आप इसे अपनी ओर से अपने तरीके से मनवांछित तरीके से इसको आप बना नहीं सकते और वैसा होता भी नहीं। यदि ऐसा होता तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को ये पंच महापुरुष योग हो जाते और सारे व्यक्ति फिर तो एक बिरले ही व्यक्तित्व वाले हो जाते, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए हमें ये समझना है कि इसके रूल एकदम फाइनल है कि 5 प्रकार की चीज़ें होना पक्की है। यदि ये 5 में से एक भी घटित कम हो जाती है तो योग बनाती नहीं है। यह आप जिसे योग कहते हैं उसके रिजल्ट तो आते हैं, पर बहुत लंबे समय के बाद और बहुत संघर्ष के बाद में असल में ये पांचों चीज़ें एक जैसी घटित होना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। नेक्स्ट प्रकार मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मालव्य योग क्या होता है? आपने जानना चाहा है कि मालव्य योग क्या होता है। अब मालव्य योग पर भी पांचों बातें एक साथ घटित होना चाहिए। अब मालव्य योग बनता है शुक्र से। शुक्र यदि अपनी खुद की वृषभ राशि पर, शुक्र यदि अपनी खुद की तुला राशि पर यदि केंद्र में विराजमान है तो पहला योग कि वो मालव्य योग बनेगा। जैसे मैंने कहा कि 5 चीजें लागू होती हैं। एक चीज ये लागू होती है कि ग्रह अपनी खुद की राशि पर हो और वह भी केंद्र में हो। दूसरी चीज ये लागू होना चाहिए कि यह वो खुद की राशि पर ना भी हो पर उच्च का हो। अब शुक्र से संबंध उच्च का हम देखते हैं कहाँ बनते हैं। शुक्र जो है वो मीन राशि पर उच्च के हो जाते हैं। गुरु की मीन राशि पर शुक्र उच्च के कहलाते हैं। यदि मान लीजिए केंद्र में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दसम स्थान पर शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं, वे मीन राशि के होकर बैठे हैं, तो भी ये दूसरी शर्त पूरी होती है और वो मालव्य योग बनाते हैं। अब तीसरे क्रम में तीसरी शर्त देखिए जो पंच महापुरुष योग के लिए जरूरी होती है। शुक्र जहाँ कहीं भी बैठे हैं, चाहे स्वग्रही बैठे हैं चाहे उच्च के होके बैठे हैं, उनके साथ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। ये तीसरी शर्त पूरी होना जरूरी है। चौथी शर्त ये जरूरी है कि कहीं से भी राहु या केतु की दृष्टि शुक्र के ऊपर होनी नहीं चाहिए। यदि कहीं राहु केतु उनके साथ बैठे हैं या शुक्र की दृष्टि राहु या केतु के ऊपर से भी ले रहे हैं, वो राहु केतु की दृष्टि में वो आ गए हैं, तो ये मालव्य योग को भंग कर देता है। ठीक इसी प्रकार से पांचवा एक सवाल, पांचवी एक शर्त जो प्रत्येक योग पर लागू होती है। पंच महापुरुष योग में ये पांचों शर्तें लागू होती हैं। इनमें से 5 में से यदि एक घटित नहीं होता है, एक शर्त भी यदि हम चूक जाते हैं, तो वो योग सही नहीं माना गया है या सही तरीके से सामने में रिजल्ट नहीं देता है। वो ये है जो भी ग्रह वहाँ विराजमान है, जिससे भी आप पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, वो ग्रह रिट्रोगेट या मार्गी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके साथ में प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, ना वो रिट्रोगेट होना चाहिए ना मार्गी होना चाहिए। पूरी तरह से उस जगह पर, उस स्थान पर, उस राशि पर अकेला विराजमान होना चाहिए और पूरी अच्छी डिग्रियों के साथ में उसे होना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि वो 0 डिग्री का है और ऐसा भी नहीं कि वो वृद्धावस्था में 29 या 30 डिग्री का है। तो ये भी देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद दीदी जी। ये हो गया मालव्य योग का। दीदी जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये शश योग क्या होता है? बहुत सुंदर आपने जानना चाहा है शश योग। शश योग के बारे में तो बहुत सारी गलतफहमियां हैं और ये शश योग शनिदेव बनाते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि शश योग क्या होता है। शश योग का मतलब ये होता है कि शनिदेव से संबंधित एक ऐसा विराट राजयोग जो शनिदेव ने आपको चुना है किसी क्षेत्र विशेष के लिए, और जहाँ पर आप अपने राष्ट्र का निर्माण तक कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने कुटुंब, खानदान, क्षेत्र, शहर, जिले तक का नेतृत्व कर सकते हैं, जहाँ पर आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो अभी तक आपके कुटुंब, खानदान, परिवार में कभी किसी ने नहीं किया होता है। तो शश योग में सेम रूल तो वही होते हैं कि शनिदेव अपनी खुद की राशि पर विराजमान हो और केंद्र में विराजमान हो। शनिदेव की 2 राशि होती है, एक होती है मकर राशि और एक होती है कुंभ राशि। अब मान लीजिए शनिदेव मकर राशि पर या कुंभ राशि पर केंद्र के इन 4 घरों में विराजमान होते हैं। पहला घर है प्रथम भाव, फिर दूसरा है चतुर्थ स्थान, फिर तीसरा स्थान है सप्तम और चौथा भाव जिसे हम 10वां स्थान कहते हैं। ये 4 स्थान, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये चारों स्थान जो हैं
ये पंच महापुरुष योग बनाने के स्थान है, मेन केंद्र के स्थान है। तो यदि शनिदेव अपनी मकर राशि पर, यदि शनिदेव अपनी कुंभ राशि पर, इन चारों स्थान पर विराजमान है, इन चारों स्थान पर विराजमान है, कहीं प्रथम स्थान पर बैठे हों या आपके चतुर्थ स्थान पर हों या अपनी राशि के साथ में सप्तम स्थान पर हों या आप अपनी खुद की राशि के साथ में वो अपने केंद्र के दसम स्थान पर हों, तो ये पंच महापुरुष योग बनने की पहली स्टार्टिंग हो चुकी। यदि मान लीजिए वो कन्या, यदि मान लीजिए कि शनिदेव मकर के भी नहीं है और कुंभ के भी नहीं है, पर वो उच्च के होकर बैठे हैं, शनिदेव तुला राशि पर उच्च के होते हैं। यदि शनिदेव तुला राशि पर उच्च के होकर बैठे हैं, प्रथम भाव पर, चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर या दसम स्थान पर या दसम भाव पर ये तुला राशि के होकर विराजमान है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पंच महापुरुष योग वाला शशि योग बना रहे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। यदि ये शशि योग बनाने वाले जो शनिदेव हैं, जो इस घर में बैठे हैं, उनको यदि राहु या केतु देखते हैं या राहु और केतु के साथ में यदि ये ग्रह होते हैं, तो फिर निश्चित रूप से पंच महापुरुष योग भंग हो जाता है। या फिर राहु या केतु इनके साथ होते हैं तो भी भंग हो जाता है, या फिर शनि के साथ में कोई और दूसरे ग्रह की युति बन जाती है तो भी ये शशि योग भंग कर देती है। अब ये तो मैंने आपको रूल बताए कि पंच महापुरुष योग में किस प्रकार से ये 5 प्रकार से 5 महापुरुष योग बनते हैं। अब एक बहुत गंभीरता से समझने की बात है। अब हमें ये देखना होता है, यदि सही माने में हम सागर से मोती निकालने की बात करें और ये कहें हमारे पास 5 आदमी आए हैं और पांचों आदमी को कोई ना कोई पंच महापुरुष योग है और मुझे ये चेक करना है इस 5 में से एक ज़्यादा अच्छा महापुरुष कौन है जो वाकई में अपनी जिंदगी में एक महापुरुष बनकर दिखाने के लिए चुना गया है, तो फिर मैं क्या करूंगी? फिर मुझे ये देखना होगा कि जो पंच महापुरुष योग बना है वो कौन से नक्षत्र पर बना है। दूसरा मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो पंच महापुरुष योग बना है वो कितनी डिग्री पर बना है, यानी शनिदेव जो बैठे हैं वो कितनी डिग्री पर बैठे हैं, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में या सही अवस्था में बैठे हैं, और नक्षत्र कौन सा है, उनका नक्षत्र पूरे 27 नक्षत्रों में कौन सा है, वो राहु के नक्षत्र पर बैठे हैं, केतु के नक्षत्र पर या खुद के नक्षत्र पर बैठे हैं या मंगल के नक्षत्र पर बैठे हैं या गुरु के नक्षत्र पर बैठे हैं। जिस नक्षत्र पर ये शशि योग बनेगा उस नक्षत्र से रिलेटेड वो शशि योग वाला व्यक्ति काम करना प्रारंभ करेगा, फील्ड उसका हो जाएगा उस क्षेत्र में नाम कमाने का। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। पीटी उषा का नाम आपने सबने सुना है और पीटी उषा को शशि योग है। अब पीटी उषा का जो शशि योग है दसम स्थान पर खुद स्वग्रही होकर शनिदेव बैठे हैं और पीटी उषा का शशि योग निर्माण बन जाता है। पीटी उषा का जो शशि योग बनता है वो कुंभ राशि में विराजमान शनिदेव से बनता है। स्वाभाविक है कि जब कुंभ राशि में शनिदेव वहाँ विराजमान होंगे तो जो मकर राशि है वो भाग्य पर आएगी और स्वाभाविक है फिर भाग्येश शनि बनेंगे तो भाग्येश एक कदम आगे बैठेंगे। जब कभी भी ये भाग्येश शनि कर्म के स्थान पर बैठा करते हैं या कोई भी भाग्येश वो जो कर्म के स्थान पर बैठता है तो अपने आप में ये पद्म सिंहासन योग बना देते हैं। भाग्येश यदि कर्म पर विराजमान होते हैं तो अपने आप में पद्म सिंहासन योग बनाते हैं और उसके बाद में हो जाए शशि योग कि जहाँ कोई ग्रह उनको देखे ना और वो अकेले वर्चस्व के साथ बैठे हो। अब पीटी उषा की जन्म पत्रिका में आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे ये शशि योग जो है वो मंगल के नक्षत्र पर बना है। अब मंगल का कार्य क्या है? मंगल का कार्य खेल कूद की दुनिया और ऐसी जगह नाम कमाना जो व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण करे, क्योंकि मंगल का देशभक्ति से गहरा संबंध है। हमारे जितने भी देशभक्त सेनानी हुए हैं वो सब मंगल प्रभावित व्यक्ति रहे हैं। तो पीटी उषा ने खेल कूद की दुनिया में नाम कमाया और राष्ट्र का नाम रोशन किया क्योंकि वो पूर्ण शशि योग वाली थी। तो ये देखना है और मैं एक आपके सीखने के दृष्टिकोण से एक प्रशिक्षणात्मक एक अच्छा विषय आपको देती हूँ। वो यह है कि मेरी जन्म पत्रिका में भी शशि योग है, पर मेरी जन्म पत्रिका में जो शशि योग है वो सेम है तो पीटी उषा के जैसा ही कि उस शशि योग ने मेरे भाग्य के स्थान के स्वामी बनकर कर्म के स्थान पर बैठकर भाग्येश कर्म के स्थान पर बैठकर पद्म सिंहासन योग बनाकर शशि योग बनाया है और कुंभ राशि पर शनि महाराज विराजमान है। पर फर्क नक्षत्र का है, जन्म तिथि जन्म तारीख और समय का कोई विशेष फर्क नहीं है। थोड़े से समय के आगे पीछे के परिवर्तन से नक्षत्र चेंज हुआ है
तो ये जो हमारी जन्म पत्रिका है, सेम जन्म तारीख की होने के बावजूद, सेम दिन की होने और सेम पत्रिका होने के बावजूद भी नक्षत्र बदल गया है। तो मेरी जन्म पत्रिका में जो है वो जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। गुरु का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद। तो पूर्वा भाद्रपद गुरु क्या है? धर्म क्षेत्र है। गुरु क्या है? ज्ञान का भंडार है। गुरु क्या? शिक्षा है, शैक्षणिक कार्य है। तो मैंने ये धर्म के कार्य को संभाला। मेरे कार्य का जो संबंध बन गया वो धर्म, आध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान दान से बन गया। इसलिए मुझे इस फील्ड में ज़्यादा रुचि लगने लगी और मेरा शशि योग इस जगह मार्ग बनाकर मुझसे कार्य कराने लगा। तो मेरा जो पंच महापुरुष योग था शशि योग के रूप में, उसने मुझे चुना इस कार्य के लिए कि मैं ज्ञान दान करने का कार्य करूं और मैं कुछ धर्म, आध्यात्म से संबंधित बहुत सारे ऐसे ज्ञान को दुनिया के सामने लेकर आऊं जो जन कल्याणकारी हों, जो समाज के लिए हितकारी हों और अंधेरे से उजाले की तरफ लाने की कोशिश करूं और मेरे राष्ट्र के निर्माण में एक भूमिका अदा करूं। बस इसी का नाम पंच महापुरुष योग है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी।